हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए सेट नंबर 21। और जो बच्चे ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं वो सारा क्लास देखेंगे ये वाला, ठीक है। और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ, आप मेरे डिफरेंट कोर्सेज परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ ऐप के ऊपर, अगर आपने परचेज कर रखे हैं, और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहते हैं। इनमें से कौन सी कंट्री के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्टार्ट किया था रामायणा सर्किट ऑन द May 11, 2018 को। 2018 के अंदर जो है ये प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सी कंट्री के बीच में रामायणा सर्किट स्टार्ट किया था। एक्चुअली ये सर्किट जो है ये स्वदेश दर्शन स्कीम के अकॉर्डिंग, स्वदेश दर्शन स्कीम के अकॉर्डिंग जो है स्टार्ट किया गया था, जो आपका रिलीजियस टूरिज्म प्रमोट करता है बिटवीन द इंडिया एंड द नेपाल, इंडिया और नेपाल के बीच में। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। और इसके अंदर जो है हमारे 15 जो है डेस्टिनेशन है, 15 जगहें हैं जो आपका रामायणा सर्किट के अंदर आती हैं अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम। और इस स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर वो 15 स्टेशन कौन कौन से हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बिटवीन द इंडिया एंड द नेपाल, एंड ये 15 स्टेशन कौन कौन से हैं आपका, अयोध्या है, नंदीग्राम है, श्रृंगवेरपुर है, चित्रकूट है, और सीतामढ़ी है, बक्सर है, दरभंगा है, चित्रकूट है मध्य प्रदेश वाला, जगदालपुर है छत्तीसगढ़, महेंद्रगिरी उड़ीसा, नासिक नागपुर, और भद्राचालाम और हम्पी, देन लास्ट इज़ द रामेश्वरम जो आपका तमिलनाडु है। एंड दिस इज़ द आपका पूरे के पूरे 15 स्टेशन हैं, और ये आपका बात करता है रामायणा सर्किट के अंदर। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आंसर इसमें नेपाल इज़ द करेक्ट आंसर। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो उत्तर प्रदेश के अंदर है वो इनमें से कौन सी जगह पे ऊपर कौन से शहर को पास नहीं करता। तो देखिए जी, मैं आपको दिखा दूं, ये आपका ये है 6 लेन जो है आपका पूर्वांचल पार्ट है, 6 लेन है ये। और ये जो है आपका स्टार्ट होता है लखनऊ से, ठीक है। लखनऊ सुल्तानपुर रोड से स्टार्ट होता है, और ये यूपी बिहार के बॉर्डर तक जो है चला जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे जो है आपके शहर जुड़ते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका अमेठी हो गया, सुल्तानपुर हो गया, और उसके बाद फैज़ाबाद हो गया, अम्बेडकर नगर हो गया, आजमगढ़ हो गया, माऊ हो गया, गाजीपुर हो गया। तो ये सारी जो जगहें हैं जुड़ती हैं। और इस एक्सप्रेस वे को जो है रीज़न क्या है, यूपी के ईस्टर्न पार्ट को डेवलप करना, तभी इसको पूर्वांचल एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट इसको कहते हैं। और ये जो है आपका एंडलेस रोड है प्रोग्रेस के लिए। 348 किलोमीटर का जो है ये सफ़र है बिटवीन द लखनऊ एंड द बलिया, जो गांव तक ये कवर करेगा। 6 लेन हाईवे प्रोजेक्ट है जो आपका पूरा का पूरा कंट्रोल आपका टोटल एक्सेस करेगा। और ये जो है इसमें गाड़ियों को निकलने के लिए, एनिमल्स को निकलने के लिए अंडरपासेस भी बनाए गए हैं। और जो है मतलब ये एक्सपेंड किया जाएगा, 8 लेन्स के अंदर भी एक्सपेंड किया जाएगा। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है, जब आपको गवर्नमेंट जो है कोई भी नया प्रोजेक्ट लगाती है बिल्कुल स्क्रैच से, जब न्यू स्क्रैच से लगाती है तो दैट इज कॉल्ड ग्रीन फील्ड। और इसमें डिस्ट्रिक्ट्स देखो जी, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, माऊ, गाजीपुर और बलिया, ये आपके जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये आपके कनेक्टेड हैं यहाँ पे। और इसके जो कनेक्टिविटी है ये आपकी जो है 6 लेन प्रोजेक्ट है। ये आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, इसको पहले जो है समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कहते थे। और ये जो एक्सप्रेस वे है गाजीपुर टाउन और जो है कैपिटल लखनऊ से कनेक्ट होता है अयोध्या, अयोध्या के बाद। और इसके अलावा भी जो है उत्तर प्रदेश के बहुत सारे एक्सप्रेस वे हैं। और इस चीज़ को डेवलप कौन कर रहा है, आपका उपेदा। व्हाट इज उपेदा, दिस इज द उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसको आपका जो है टू से डेवलप कर रहा है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसको फर्दर जो है अगर हम देखें, फर्दर जो है इसको आगरा और दिल्ली तक जो है लेके जाने का भी काम यहाँ पे किया जा रहा है। और इसको कौन करेगा, यहाँ पे जो है आपका लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, यहाँ पे आपका यमुना एक्सप्रेसवे है, तो ये आपको कनेक्ट करेंगे। देखिए जी, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे टू कनेक्ट द दिल्ली विद द यमुना एक्सप्रेसवे फ्रॉम द ग्रेटर नोएडा टू आगरा। और यहाँ पे आगरा का आउटर रिंग रोड है जो आपका यमुना एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर रहा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो आपका नेशनल जो है आपकी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, नेशनल हाउसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है इसको डेवलप किया है बिटवीन द लखनऊ टू द गाजीपुर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपको याद रखने हैं। तो ये किस किस चीज़ को कनेक्ट करता है और किस चीज़ को कनेक्ट नहीं करता, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जी, कनेक्ट नहीं कर रहा, तो बस्ती को कनेक्ट नहीं कर रहा, फैज़ाबाद, आजमगढ़, माऊ को तो कनेक्ट कर रहा है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन बस्ती इज द करेक्ट आंसर।
अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखिए जी, ये आपके पूछ रहा है कि ये सही है या गलत है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। पहला देखिए, 1946 मुस्लिम लीग विड्रॉ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। जो है मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर लिया था एक्सेप्टेंस को, ये बिल्कुल सही है। उसने कैबिनेट मिशन प्लान की बातें नहीं मानी थी। उसका रीजन क्या है? मुस्लिम लीग ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन द 1946, ये भी आपका पॉइंट सही है, बट इसका ये रीजन नहीं है। पहली बात तो मुस्लिम लीग ने जो है कैबिनेट मिशन प्लान की बातें एक्सेप्ट नहीं करी थी। कैबिनेट मिशन प्लान को 3 लोग लीड कर रहे थे। पैथिक लॉरेंस जो इसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, एवी अलेक्जेंडर थे यहाँ पे, और स्टैफर्ड क्रिप्स, ये 3 लोग थे। स्टैफर्ड क्रिप्स, ये 3 लोग आए थे, और जो आपका पैथिक लॉरेंस है ये आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था जो कैबिनेट मिशन प्लान को लीड कर रहा था। और इस प्लान ने मुस्लिम लीग ने जो है इसको बायकॉट किया था, और बाद में इंटरिम गवर्नमेंट को इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था। इंटरिम गवर्नमेंट को एक्सेप्ट इसलिए किया था क्योंकि जो आपके लॉर्ड वेवल थे उनके कहने से, उनकी रिक्वेस्ट करने पर मुस्लिम लीग ने ज्वाइन किया था। 5 लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया था। और जो है इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे कैबिनेट मिशन प्लान के? कैबिनेट मिशन प्लान के ऑब्जेक्टिव ये थे कि हाँ, जो आपका एक एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन द इंडियन लीडर्स टू फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करने के लिए। और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी भी बनाई थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिसे आप कहते थे। और आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद द सपोर्ट ऑफ द इंडियन पार्टीज, इंडियन पार्टी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जो है आपके इस्टेब्लिश करना, एक काउंसिल इस्टेब्लिश करना का पार्ट यहाँ पे किया गया था। और कांग्रेस पार्टी जो है वो चाहती थी क्या? स्ट्रॉन्ग पावर चाहती थी सेंटर के अंदर, सेंटर स्ट्रॉन्ग चाहती थी, और मिनिमम पावर चाहती थी आपके प्रोविंसेस के अंदर मिनिमम पावर चाहती थी। लेकिन मुस्लिम लीग चाहती क्या थी कि हाँ, ये मुस्लिम्स का जो है आपका सेफगार्ड इंटरेस्ट प्रॉपर तरीके से रखा जाए, और इस तरीके से इन्होंने बातें यहां पे करी थी। और मुस्लिम लीग की बातें एक्सेप्ट नहीं करी गई थी। इसीलिए जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन, दैट इज असर्शन एंड रीजन जो है वो ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और जो प्रोविंसेस थी आपके 3 हिस्सों में डिवाइड करी गई थी वो ये थी, देखिए जी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इनमें डिवाइड करी गई थी प्रोविंसेस, प्रांत ऐसे डिवाइड किए गए थे। मद्रास सेंट्रल प्रोविंस, यूपी, बिहार, बॉम्बे, उड़ीसा। और ग्रुप बी में पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान। ग्रुप सी में बंगाल एंड असम। ये ऐसी प्रोविंसेस डिवाइड करी गई। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दिल्ली के अंदर स्टैब्लिश करी गई, और पावर्स जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन और करेंसी, ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई, और जो रेस्ट पावर हैं वो आपकी प्रांतों को मिल जाएंगी। तो ये सारी की सारी यहाँ पे बातें करी गई थी। और ये प्लान जो है एक्सेप्ट नहीं किया था, किसने एक्सेप्ट नहीं किया था? ये मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट नहीं किया था बाद में, लेकिन 5 मुस्लिम लोग जो है वो आपके इंटरिम गवर्नमेंट में आ गए थे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसी कारण जो बाद में इन्होंने 16 अगस्त, मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब क्या था? सीधा लड़ाइयां करें, और पूरा का पूरा देश में दंगे फैल गए थे, जिसमें इन्होंने बोला था लड़के लेंगे पाकिस्तान। इन्होंने पाकिस्तान किसी भी हालत में लेना था, तो इसीलिए पूरी जगह के ऊपर झगड़े होने लगे और दंगे होने लगे। और बहुत सारे दंगे जो है कम्युनल जो है आपका राइट्स बहुत इंडिया में देखने को आपको मिले। पहला जो राइट देखने को मिला था वो कैलकाटा में देखने को आपको मिला था। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। और बहुत जगह के ऊपर फैला। और एट द एंड जो अगर मैं बात करूं कि जब इंडिया आज़ाद हो गया, तो इंडिया में आज़ाद में सब जगह एक सब लोग इन्वॉल्व थे आपकी सेलिब्रेशन में। लेकिन महात्मा गांधी कहाँ पे थे? महात्मा गांधी कैलकाटा के अंदर, कैलकाटा के पास एक नौखाली डिस्ट्रिक्ट लगता था, उसके पास वहाँ पे हिंदू मुसलमान के झगड़े निपटा रहे थे। तो दीज आर द जो पॉइंट से बने थे जो मुस्लिम लीग, इसलिए इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। 5 लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन इन्होंने विड्रॉ किया था, इससे आपका संबंध विड्रॉ किए थे। नाउ द क्वेश्चन इज, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है आपके इन सीक्वेंसेस को कि कौन कौन सा कब कब बना। हंटर कमीशन की बात करें तो 1882 में आपकी हंटर कमीशन बना था। वुड डिस्पैच की बात करें तो 1854 में था। सैडलर कमीशन की मैं बात करूं तो 1917 में था। और सर्जेंट प्लान की बात करें तो 1944 में था। तो इसका आंसर क्या बनेगा? आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो पहले पॉइंट बनेगा आपका सी, और उसके बनेगा ए, उसके बाद बनेगा बी, देन बनेगा डी, CABD। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे वुड डिस्पैच की। तो वुड डिस्पैच जो था 1854 में आया था, और इसका जो मेन एम था वो वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना था। और जो एम्फेसाइज कर रहे थे ये आर्ट्स में, साइंस में, फिलॉसफी में, लिटरेचर में विश्वास करते थे। और इंग्लिश को आपका एज ए हायर मीडियम के यहाँ पे बातें करी गई थी। हंटर कमीशन की अगर मैं बात करूँ 1882 में बैठा था, और इन्होंने जो है प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर बात करी थी। प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर स्ट्रेस देने की बात करी थी लॉर्ड लिटन के टाइम पे। और प्राइमरी एजुकेशन जो है वो आपका मदर टंग में होना चाहिए,
चाहिए, ये इन्होंने बातें यहाँ पे करी थी। और उसके बाद जो है आपका सैडलर कमीशन 1917 का, और इन्होंने बात करी थी इंट्रोडक्शन ऑफ ऑनर कोर्सेज, जो आपके बीए ऑनर कहते हैं ना, ऐसे कहते हैं, ऑनर कोर्सेज की बात करी थी। और ये जो जितने भी पास कोर्सेज है वो यहाँ से डिफरेंट होंगे, ये इन्होंने बात करी थी। और उसके बाद है आपका सर्जन प्लान 1944 का। इन्होंने बोला था कि जो आपकी प्री प्राइमरी एजुकेशन होगी, प्री प्राइमरी एजुकेशन होगी, वो उसकी एज होनी चाहिए 3 से 6 साल के बच्चों तक की, ये यूनिवर्सल होनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए, और आपकी फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। और 6 to 11 इन्होंने बोला था जूनियर बेसिक, 11 to 14 बोला था सीनियर बेसिक, और इस तरीके से आपके स्कूलों में ये करी गई। और इन्होंने बोला था कि मदर टंग आपका जो है, मदर टंग आपका जो है मीडियम होना चाहिए हाई स्कूल्स के अंदर। तो ये यहाँ सारी की सारी यहाँ पे बातें करी गई। और मैं कुछ आपके कमीशंस और भी आपके पीडीएफ में डालूंगा, उसको आप पढ़ लेना, सारे के सारे कमीशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, CABD इज द करेक्ट आंसर, CABD। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, अभिनव भारत सोसाइटी जो है आपकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है फाउंड आउट करी गई थी। अभिनव भारत सोसाइटी 1904 के अंदर, और ये आपके VD सावरकर जी द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा जो है इस्टेब्लिश करी गई थी। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। और ये जो आपकी एसोसिएशन है, ये आर्म्ड रेवोल्यूशन के साथ, यानी कि बंदूकों के साथ डील करती थी, और ये असैसिनेशन, बहुत सारे लोगों को असैसिनेशन भी इन्होंने किया था। और आंसर इसमें क्या बनेगा, विनायक दामोदर सावरकर इज द करेक्ट आंसर, VD सावरकर इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे लिखा हुआ है जी भगत सिंह। भगत सिंह के साथ तो बहुत सारी चीजें संबंधित हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के साथ ये संबंधित हैं, 1928 में बनी थी। और इन्होंने जो है जो लाला लाजपत राय जी का बदला लिया था, किसको मार के, जो है आपका जो ये मारने गए थे स्कॉट को, और मारा किसको था, इन्होंने जो है स्कॉट को मारने गए थे, लेकिन सॉन्डर्स को मार दिया था। उस दिन स्कॉट एब्सेंट होता था, सॉन्डर्स मिला, सॉन्डर्स को ही मारा इन्होंने। फिर उन्होंने जो है 8 अगस्त 1928 के अंदर जो है इन्होंने 29 के अंदर जो है 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने जो है असेंबली में बम फेंका। भगत सिंह के साथ कौन थे, बटुकेश्वर दत्त थे, बटुकेश्वर दत्त, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। लाहौर के अंदर, जेल के अंदर जो है इन्होंने भूख हड़ताल करी, 64th डे के ऊपर जतिन दास नाम के व्यक्ति की यहाँ पे डेथ हो गई थी। भारत नौजवान सभा जो है इन्होंने स्टार्ट करवाई थी, भारत नौजवान सभा जो लाहौर के अंदर। और वाई आई एम एथीस्ट नाम की पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी, वाई आई एम एथीस्ट, क्लियर, ये याद रखना। वरिंदर कुमार घोष जी की बात करते हैं तो ये आपका इन्होंने एक पेपर लिखा था युगांतर, एक आपका वीकली पेपर था बंगाली लैंग्वेज में। पुलिन बिहारी की बात करते हैं तो पुलिन बिहारी जो है ढाका के अंदर अनुशीलन समिति, इनके फाउंडर प्रेसिडेंट थे, ढाका के अंदर अनुशीलन समिति के। तो ये भी आपकी रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, विनायक दामोदर सावरकर इज द करेक्ट आंसर, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर जो है 1883 में क्रिएटर ऑफ हिंदुत्व, यानी कि जो आपका जो है हिंदू रीजन को जो है बात करता है, फोकस उनके ऊपर करता है। सोसाइटी अभिनव भारत सोसाइटी और फ्री इंडिया सोसाइटी जो इंग्लैंड के अंदर इन्होंने स्टार्ट करी। इन्होंने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो आपकी इंडियन रेबेलियन के लिए जो है बुक भी पब्लिश करी, और इनको टर्म हिंदुत्व इन्होंने दिया जो हिंदुइज्म के ऊपर फोकस करता है, और विच ही एसोसिएटेड विद सोशल एंड पॉलिटिकल कम्युनलिज्म के साथ भी ये देखने को मिलता है। अवर मूवमेंट मस्ट नॉट बी लिमिटेड टू बीइंग अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर लॉ बट इट मस्ट बी फॉर एक्वायरिंग द अथॉरिटी टू मेक लॉ इटसेल्फ। मतलब हमारा जो मूवमेंट है वो किसी भी एक पर्टिकुलर लॉ के लिए नहीं है, वो किसी अथॉरिटी के ऊपर है, तो कि वो लॉ जो है वो प्रॉपर तरीके से वो बनाए। तो ये चीज़ इसमें बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए जी, इनमें से जो कौन से पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं करते, ये आपका क्वेश्चन है। संथा रिवोल्ट की बात करें 1855 में था, कोल की बात करें 1831 में था, खासी की बात करते हैं 1829 में था, अहम रिवोल्ट की बात करते हैं तो 1855 में ना होकर ये 1828 में था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, आपका डी ऑप्शन बनेगा, अहम इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ये अहम रिवोल्ट जो था ये आपका कब देखने को मिला था, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर के टाइम पे देखने को आपको मिला था, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर के टाइम पे, क्लियर, 1828 में। और ये जो मूवमेंट के लीडर कौन थे, दैट इज कॉल्ड गोमधार कॉनवर जो है इनके लीडर थे। और इनका जो रिवोल्ट था, रिवोल्ट जो सप्रेस किसने किया था, ब्रिटिश मिलिट्री ने सप्रेस किया था। संथल रिवोल्ट की बात करें 1856 में देखने को मिला था, और इसमें संथल पीपल थे जो आपके 4 मुर्मू ब्रदर्स थे, 4 मुर्मू ब्रदर्स जिसे हम क्या कहते हैं, सिंधु कानू, चंद, भैरव,
ये लोगों ने जो है इसको लीड किया था, चंद भैरव इन्होंने लीड किया था संथल रिवोल्ट को। और ये कहाँ पे किया था? झारखंड में। झारखंड में, छोटा नागपुर प्लेटू के टाइम पे, मतलब झारखंड में किया था, बस ये याद रखना। कोल की बात करते हैं तो कोल जो है एक ट्राइबल पीपल है छोटा नागपुर प्लेटू के, जो आपका पार्ट है बंगाल प्रेसिडेंसी का, वहाँ पे स्टार्ट किया था। और इसको स्टार्ट किया था बुद्धू भगत और जोआ भगत, जोआ भगत। और उसके बाद जो है आपका मादारा महातो, ये इन्होंने स्टार्ट किया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। खासी की बात करते हैं तो खासी जो स्टार्ट किया था, ये किया था तीरथ सिंह संयम ने, यह है इसको स्टार्ट किया था, तीरथ सिंह संयम ने स्टार्ट किया था। और खासी पार्ट के पास जो आपका गैरो खासी जयंतिया जो मेघालय में है, वहाँ पे स्टार्ट किया था। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। नेशनल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है ये किसके बारे में बात करता है? नेशनल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आपका रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज होता है वही आपका नेचुरल ग्रोथ होता है। और नेचुरल ग्रोथ जो होता है क्रूड बर्थ रेट माइनस क्रूड डेथ रेट को अगर हम बराबर करते हैं तो ये आपका आता है रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज का मतलब क्या हो गया कि आपका पॉपुलेशन, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज का मतलब क्या आ गया? नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर बात कर देता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट। तो इसका मतलब ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको और चीज बताना चाहूंगा इसके अंदर कि देखिए जी, जो आपका नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट के ऊपर बात करता है, जो नेचुरल होता है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो वहां पे तो इमिग्रेशन सब कुछ आता है, लेकिन नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं तो ये दोनों चीजें इसमें डील करी जाती हैं। क्रूड बर्थ रेट जो होता है वो ये होता है कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ, जो लाइव बच्चे पैदा हुए हैं पर थाउजेंड ऑफ द पॉपुलेशन, इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो डेथ रेट भी सेम ही है, तो कि नंबर ऑफ मोर्टेलिटी और द डेथ जो आपका पर 1000 पीपल जो हुई हैं आपकी, वो आपकी क्रूड डेथ रेट में होती हैं। और ये होती हैं दोनों चीज़ें। माइग्रेशन और मैरिजेस जो है डील नहीं करती इसमें से, तो इसीलिए आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। और ये डिटर्मिनेशन नहीं होती आपके, माइग्रेशन और मैरिजेस आर नॉट द पार्ट ऑफ द नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा डी ऑप्शन। बाकी यहाँ पे देखो जी, पॉपुलेशन ग्रोथ को कौन से फैक्टर प्रमोट करते हैं कि कहाँ पे आपकी पॉपुलेशन बढ़ने के चांसेस होते हैं और कहां पे पॉपुलेशन बढ़ सकती है। जहां पे आपका एजुकेशन होगी, फीमेल लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन होगी, कल्चरल एटीट्यूड और फैमिली साइज का मैटर करेगा, नेट माइग्रेशन, हेल्थ केयर ज़्यादा होगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी होंगी, सोशल नॉर्म्स लगेंगे, और आपका कॉन्ट्रासेप्शन, स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ये आपके जो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। एचडी इंडेक्स जो है ये पहली बार डेवलप किसने किया था? एचडी इंडेक्स के बारे में बताया था महबूबुल हक ने। महबूबुल हक जो है पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं, बाकी थोड़ा बहुत जो साथ दिया था अमर्त्य सेन जी ने दिया था, लेकिन मेन पर्सन वॉज महबूबुल हक जो पाकिस्तान के चीफ इकोनॉमिस्ट थे। और इस चीज़ को तैयार कौन करता है? आईएमएफ तैयार करता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, आईएमएफ तैयार करता है। और इसके अंदर जो है 3-4 फैक्टर्स की बात करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो आपके लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि हेल्थ की बात करते हैं। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग की बात करते हैं कि स्कूलिंग के ईयर्स क्या हैं, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की बात करते हैं। और आपका ग्रॉस नेशनल इनकम की बात करते हैं, यानी कि हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, इन चीज़ों की बात करते हैं यहाँ पे। तो आईएमएफ इसमें डील करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। आईएमएफ जो है एचडी इंडेक्स तो तैयार करती है, सॉरी इट्स नॉट आईएमएफ, इट्स यूएनडीपी। आंसर इसमें ए बनेगा, इट्स ए ऑप्शन, यूएनडीपी करेगा, ठीक है। तो यूएनडीपी इज द करेक्ट आंसर। यूएनडीपी जो है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के अंदर है। यूएनडीपी जो है एचडी इंडेक्स तो तैयार करती है, और इसके अलावा इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये तैयार करती है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स ये तैयार करती है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी आपका यूएनडीपी तैयार करता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी आपका यूएनडीपी तैयार करता है। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। आईएमएफ की अगर मैं बात करता हूं तो आईएमएफ जो बात करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में बात करता है ये, ठीक है। ये रिपोर्ट देता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है आपका कौन देता है? अगेन आईएमएफ देता है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। और यूनिसेफ की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, तो ये बात करता है वर्ल्ड चिल्ड्रंस रिपोर्ट के बारे में, वर्ल्ड चिल्ड्रंस रिपोर्ट के बारे में ये बात करता है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात करें तो ये बताता है हमें वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के बारे में, वो द ट्रेड एंड डेवलपमेंट
ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में ये बात करता है। UNCTAD के हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है, यूनिसेफ के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है, IMF के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा UNDP इज द करेक्ट आंसर। UNDP इज द राइट वन। अगला क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो इंडिया के अंदर है वो कौन सा है? तो वो है आपका इसमें से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। नरेगा जो आया था वो आया था 2005 में, और एक्ट 2005 में, और बाद में मनरेगा चेंज हुआ था 2009 में, जिसमें मिनिमम 100 डेज की हम एम्प्लॉयमेंट देने की बात करते हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम है हमारे इंडिया के अंदर रूरल हाउस होल्ड के अंदर। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। और ये ध्यान रखना, ये हमेशा अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स को दी जाती है ये हेल्प। ट्राइसेम की बात करते हैं तो ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। रिपीट कर रहा हूं, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये जो बात करती है इसमें हम क्या करते हैं, हम बेसिक टेक्निकल और एंटरप्रेन्योर स्किल जो है प्रोवाइड करते हैं, खास करके रूरल पीपल को, जो आपके 18 से 35 साल के बच्चे होते हैं, जो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में सेल्फ वेज एम्प्लॉयमेंट में डील करते हैं। इसमें हम ट्राइसेम में बात करते हैं। वर्क फॉर फूड प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ये 2004 में आया था, और इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है इसको काम करती है। रूरल डेवलपमेंट जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 2004 में, जिसके अंदर जो है 150 जो आपके बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है देश के, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो है देश के, उसके बारे में बात करेगी, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के बारे में। और जिसका जो एम होगा वो होगा वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना इसका जो है मेन ऑब्जेक्टिव देखने को आपको मिलेगा, जिसमें आपका प्रोग्राम होगा जिसमें इंडियन पुअर जो होंगे वो अनस्किल्ड जो लेबर होगी, वर्कर होंगे, उनको प्रॉपर तरीके से जो है एम्प्लॉयमेंट देना, ये वर्क फॉर फूड प्रोग्राम देखने को मिलेगा। और उसके बाद है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्किल डेवलपमेंट में मेरे दिमाग में आता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो 2015 में स्टार्ट करी गई थी, जिसके अंदर जो है आपका ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी यूथ को, जो आपके जिससे है बेटर पैडागोगी मतलब अच्छे से ट्रेन कर सकें, ट्रेंड इंस्ट्रक्टर के साथ जो है बात करें। और इसमें ट्रेनिंग में आपकी सॉफ्ट स्किल होगी, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग होगी, बिहेवियर चेंज, ये प्रोग्राम देखने को आपको मिलेगा। और इसको मिनिस्ट्री कौन संभालती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो मिनिस्ट्री है इसको संभालती है। और किसके थ्रू? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू इसको संभाला जाता है। और इसमें 24 लाख यूथ जो है कवर किया जाएगा, और आपके प्रॉपर तरीके से जो है उनको स्किल पैदा करने की बात करी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा MG नरेगा इज द करेक्ट आंसर। MG नरेगा, क्लियर। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉरेंस कर्व जो है इसमें से कौन सा जो है पार्ट देखने को मिलता है? देखिए मैंने आपको 3 प्रोजेक्ट बताए थे, 3 कर्व्स बताई थी। लॉरेंस कर्व की बात करी थी मैंने, एक कुजनेट कर्व की बात करी थी आपसे, और एक आपको मैंने बताया था गिनीज कोफिशिएंट। ये हमेशा 3 कोफिशिएंट जो बात करते हैं, आपके अमीर गरीब की बात करते हैं, इनइक्वालिटी की बात करते हैं, जो इनकम के अंदर इनइक्वालिटी देखने को आपको मिलेगी, आय के अंदर असमानता की बात यहां पे करी जाती है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा डी ऑप्शन। यहां पे देखिए जी, ये लाइन ऑफ इक्वालिटी के बारे में आते हैं। 100% इक्वालिटी, यहां पे जो है आपकी 0% इक्वालिटी। तो इस तरीके से आपकी लॉरेंस कर्व बात करती है। ये आपको ग्राफ कभी भी नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए कि कर्व किसके साथ डील करती है। कुजनेट कर्व, लॉरेंस कर्व, गिनीज कोफिशिएंट, जो आपका इनकम इनइक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। और उसके बाद आ जाओ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपका एक आता है इन्फ्लेशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट। ये बात करता है कौन? आपका फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व की बात होती है यहाँ पे, फिलिप्स कर्व, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर, फिलिप्स कर्व। और ये अनएम्प्लॉयमेंट के साथ डील करता है। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं तो माल्थूजियन थ्योरी आपको बताई गई थी, मैंने आपको बताया था माल्थूजियन थ्योरी, जिसमें आपकी पॉपुलेशन जो है 2, 4, 8, 16, 32 इस तरीके से डेवलप कर रही है। और आपका जो खाना है, फूड जो है वो आपका ज्योमेट्रिकल पर 1, 2, 3, 4 आपका 5 इस तरीके से बढ़ रहा है। तो मतलब फूड आपका बहुत कम बढ़ रहा है और आपकी पॉपुलेशन ऐसे बढ़ रही है। तो इसके लिए पॉजिटिव चेक्स थे आपके, प्रिवेंटिव चेक्स थे। पॉजिटिव चेक जैसे आपका लड़ाई हो जाए, वॉर हो जाए, एपिडेमिक फैल जाए, तो ये आपके पॉजिटिव चेक है जिसमें लोगों की अपने आप डेथ हो जाएगी। और एक आपके प्रिवेंटिव चेक होते हैं, जैसे आप लेट मैरिजेस कीजिए, ठीक है, यूज़ ऑफ कॉन्डम, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, और जो है ऑपरेशनल टेक्निक्स बहुत सारी होती हैं। तो इस तरीके से आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। सो गाइज ये है आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी और भी आपके जो लेक्चर्स होंगे वो आपको अपडेट्स मिलेंगे डॉक्टर विपिन गोयल के टेलीग्राम चैनल के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं।